आरएसएस इसको जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा है। मेरी नज़र में मोदी जी और अमित शाह दोनों ही भारत के बड़े अपराधी हैं। मोदी जी कुछ नहीं है, कठपुतली है, आरएसएस के हाथ की कठपुतली है। ये संविधान ने उनको मालिकाना हक दिया कि जो जितनी जमीन जोत रहा है वो उसका मालिक होगा। देश के अंदर 20 साल से लगातार ईवीएम मशीन से ही सरकारें बनती आ रही है। इन सरकारों को उखाड़ कर फेंकना, और ये सरकारें उखाड़ कर तभी फेंकी जाएगी जब ईवीएम मशीन का इस देश से खात्मा होगा। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हाथ नहीं तोड़ेंगे, पैर नहीं तोड़ेंगे, आंख भी नहीं फोड़ेंगे, लेकिन गला जरूर काटेंगे। और न्यायपालिका ने कितनी समझदारी के साथ या उनके इशारे पर काम किया है, उन्होंने कहा हम इस पर रोक लगाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल तस्कर। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और बाम सिर्फ के लोग भी किसान आंदोलन में कूद गए हैं। ताराराम मेहनत साहब हैं जो राजस्थान से चल कर आए हैं। क्या देख रहे हैं किसान आंदोलन का भविष्य? देखिए साहब, किसान आंदोलन जो शुरू हुआ है ये मतलब 26 नवंबर से शुरू हुआ है, और उससे पहले भी पंजाब के अंदर इन लोगों ने अपना जो है धरना प्रदर्शन का कार्य शुरू किया था। जब किसी के अधिकार छीने जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो लोग सड़कों पर आते हैं, और ये भी अपने अधिकार जब छीनने को आए तो ये लोग भी सड़कों पर आए हैं। तो किसानों का आंदोलन जो है वो अपने हक और अधिकारों के लिए वाजिब है, और शायद मैं समझता हूँ कि इससे पहले किसानों पर कई प्रकार की चोट हुई है, लेकिन इससे बड़ी चोट कभी इससे पहले नहीं हुई है। यानी कि अब तो उनके ज़मीनों का मालिकाना हक ही उनसे छीन करके उनकी ज़मीनें ही कॉरपोरेटर्स को देने का जो प्लान सरकार ने बना लिया है, उसके तहत आज किसान सड़कों पर है। अगर किसान को ज़मीन का मालिक नहीं रहेगा तो वो अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। तो हर हर मोदी का भूत उतरेगा इसके बाद? अब देखिए साहब, हर हर मोदी का मुँह तो शायद अब नहीं उतरेगा, तो सब तो इससे आगे तो कभी होने का उतरने वाला नहीं है। इतना बड़ा उनके साथ में धोखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी देश में कई अंधभक्त हैं जो अभी भी मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं वो अच्छे हैं। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि वो न तो मोदी जी को जानते हैं, न मोदी जी की नीतियों को जानते हैं, और न मोदी जी के बैकग्राउंड में काम करने वाले लोगों को जानते हैं। वे सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बस मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी जी है तो मुमकिन है। वे सारे के सारे लोग एक अज्ञानी हैं, इनोसेंट में ये सारा काम कर रहे हैं। बाकी जो किसान है उसको तो पूरी तरह से अकल आ गई। क्या है मोदी जी? मोदी जी कुछ नहीं है, कठपुतली है, आरएसएस के हाथ की कठपुतली है। आरएसएस इसको जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा है। मेरी नज़र में मोदी जी और अमित शाह दोनों ही भारत के बड़े अपराधी हैं, और अपराधी होने की वजह से उनको कहीं जेल में आसाराम के साथ ना रहना पड़े, इसलिए वो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये जो प्लानिंग जो हो रहा है ये कोई ऐसे आज से नहीं हो रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो किसानों का ज़मीन का मालिकाना हक जो है, जो लैंडलॉर्ड जो संविधान के आर्टिकल 19 के खंड 1 के अंदर उपखंड च के अंदर उनको जो मालिकाना अधिकार मिला था, उससे 1978 के अधिनियम 2 के तहत 20 जून 1979 को ये अधिकार उनसे छीन लिया गया था और उसको बिल्कुल संविधान से निकाल करके फेंक दिया था। तो ये तो सारा ही पहले ही हो चुका था। अब तो सिर्फ ये हुआ है कि वो ज़मीन जो किसानों से लेकर के सरकार मालिक बन गई थी, वो सरकार अब वो ज़मीन आगे कॉरपोरेटर्स को यानी उन लोगों को देना चाहती है। आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ किसान भी हैं और 80-90 साल के किसान हैं। वे सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले यानी 1951 से पहले इन लोगों को ज़मीन का मालिकाना अधिकार नहीं था। ये दूसरों की ज़मीन पर काश्त करते थे, राजे महाराजे जमींदार जागीरदार जो भी हुआ करते थे उनकी ज़मीन पर थे। ये संविधान ने उनको मालिकाना हक दिया कि जो जितनी ज़मीन जोत रहा है वो उसका मालिक होगा। लेकिन ये मालिकाना अधिकार बहुत पहले छीन लिया गया था, और आज वो छीना हुआ अधिकार और छीनी हुई ज़मीन वो कॉरपोरेटर को दे रहे हैं। इससे दलित समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए साहब, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि दलित शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की संवैधानिक पहचान के आधार पर करूं तो ये जो किसान है, किसानों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी लगभग 90% लोग किसान हैं। ठीक है, 5-10% लोग मजदूरी करते हैं या और कोई काम कर लेते हैं। वे भी मजदूरी करने वाले लोग भी छोटे मोटे किसान जरूर हैं। अब इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ना है वो जब भारत के अंदर जो मूल रीढ़ की हड्डी कहें या मूल जो धरोहर पिलर हैं किसान, अगर वो किसान ही अधिकार वंचित हो जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या है? जो गरीब लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनका तो क्या होगा? उनकी तो कोई आय भी नहीं है, उनकी कोई रोजी रोटी भी नहीं है, कोई परमानेंट उनका रोजगार भी नहीं है, और फिर आए दिन घटती जा रही है। और जिस तरीके से किसानों की ज़मीन जाने के बाद में कॉरपोरेट्स अपने मनमर्जी से भाव लगाएंगे तो ये उपभोक्ता पर असर पड़ेगा। राजनीतिक रूप से इस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है? देखिए, वो लोग कभी भी वोट बैंक का परवाह नहीं करते हैं। वोट बैंक का परवाह इसलिए नहीं करते हैं कि इस देश के अंदर 20 साल से लगातार ईवीएम मशीन से ही सरकारें बनती आ रही है।
इसलिए जब तक ईवीएम मशीन है तब तक उनको इन किसानों के वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग कहीं भी वोट देंगे, वोट तो मशीन के माध्यम से बीजेपी को जाएगा। इसलिए बीजेपी के लोग आज भी इतनी हठधर्मिता बनाए हुए बैठे हुए हैं कि उनको कोई डर ही नहीं है। बेवकूफ़ क्या करेंगे, हमारा क्या बिगाड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे, वोट दूसरी जगह करेंगे, वोट तो मशीन हमें दिलाएगी। वोट का तो मशीन के ईवीएम मशीन के माध्यम से चोरी हो रहा है, इसी बात का उनको गुरूर है। इसलिए वो न तो बात कर रहे हैं, न सुन रहे हैं, न कोई आज 9 बार वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन कभी भी उनको संविधान बचाने का रास्ता क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो अधिकार जो ख़त्म किए जा रहे हैं, ये संविधान के अंदर निहित है। संविधान बचेगा तो अधिकार बचेंगे, और संविधान बचाने का एकमात्र जरिया हमारे पास है इन सरकारों को उखाड़ कर फेंकना। और ये सरकारें उखाड़ कर तभी फेंकी जाएगी जब ईवीएम मशीन का इस देश से खात्मा होगा और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो ही सच्चे और ईमानदार लोग चुन करके पार्लियामेंट में जाएंगे और वे अपने राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के और अपने भाइयों के प्रति ईमानदारी से वे लोग अच्छे विधेयक लाएंगे। तो ये ताराराम मीणा साहब है, राजस्थान से चलकर किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं जी। कुछ कहूँगा क्या अच्छा, हाँ, किसानों का ये तो आंदोलन अब जुडिशियरी के पार्ले में, वहाँ से क्या आएगा? देखिए, 9 बार की वार्ता हुई है, उसके अंदर हर बार सरकार ने एक बात कही है कि हम लोग संशोधन कर सकते हैं। तो मैंने हर बार एक बात समझाने की कोशिश की, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार के भी बिल पास किए हैं, कानून, काले कानून बनाए हैं, उनमें जैसे एक व्यक्ति के बारे में हम कहें कि एक व्यक्ति को धमकी दी जाती है कि तुम्हें पहले तो तुम्हारी टांगें तोड़ी जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ तोड़े जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी आँखें फोड़ी जाएगी, फिर तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो वो आदमी कहता नहीं यार, पैर मत तोड़ो, मेरे दर्द होगा, हाथ मत तोड़ो, दर्द होगा, आँख मत फोड़ो, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हाथ नहीं तोड़ेंगे, पैर नहीं तोड़ेंगे, आँख भी नहीं फोड़ेंगे, लेकिन गला जरूर काटेंगे, ये इसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो वो कहता है कि गला न काटा जाए तो क्या होगा, तो वो कहते हैं इसमें संशोधन कर देते हैं, गला काटते नहीं है, गला दबा देते हैं, ठीक है ना, तरीका बदल देते हैं। बाकी ये तय हो चुका है कि आपका मरना तय है। तो इस तरीके से उन लोगों ने बनाया। न्यायपालिका की तरफ जब 9 वार्ताएं हो गई और जब हमने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और बामसेफ के माध्यम से पूरे देश के अंदर 5000 तहसीलों में 550 जिलों में हमारा जो नेटवर्क है, वहां पर इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है, इसलिए सरकारों को थोड़ा पसीना आने लगा है और थोड़ी परेशानी उनके लिए खड़ी हो रही। इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले इस जो किसान आंदोलन की जो तोफ है या जन आंदोलन की तोफ का मुँह जो है न्यायपालिका की तरफ कर दिया। और न्यायपालिका ने कितनी समझदारी के साथ या उनके इशारे पर काम किया है, उन्होंने कहा हम इस पर रोक लगाते हैं। रोक, जिसको एक साधारण किसान जानता है, तहसीलदार या एसडीएम के कोर्ट में स्टे लगता है, स्टे, ये सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है। स्टे कोई परमानेंट नहीं होता है, स्टे 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद में हट जाता है, और जब स्टे हट जाता है तो ऑटोमेटिक वो नियम या बिल या जो भी कानून है वो लागू होते हैं। तो ये थे बामसेफ के अध्यक्ष ताराराम मीणा साहब, जो राजस्थान से चलकर आए हैं किसान को समर्थन करने। बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए कहता हूँ कि किसानों का आंदोलन जो है वो अब जन आंदोलन बन चुका है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।